डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्या आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्यग्राम पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी ग्रामर विषय से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका व्याकरण सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, व्याकरण में बहुत सारी टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आज हम उसी में से एक टॉपिक समास लेकर के आए हैं। इसको हम आज विस्तार से समझेंगे। चलिए तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समास शब्द का अर्थ होता है छोटा करना, शब्दों को छोटा करना या उसका संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाया जाता है तो इसे हम सामसिक पद कहते हैं, मतलब समस्त पद। इसको समस्त पद भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, राजा का महल है ना, से मिलकर के शब्द क्या बना, राजमहल। ये राजमहल शब्द जो है वो आपका समस्त पद है या सामसिक पद है। ठीक है, और विग्रह क्या हो गया इसका, राजा का महल। ठीक है, तो राजमहल सामसिक पद है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के से समस्त पद बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, समास कहलाती है। अब हम समास विग्रह मतलब उन शब्दों को, कोई भी समास की जब रचना होती है तो उसमें बहुत सारे शब्द मिले हुए होते हैं, उन शब्दों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं कि समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पदों के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह करते हुए लुप्त का मतलब होता है गायब हो जाना। जब हम विग्रह करते हैं तो कुछ व्याकरणिक शब्द हमें पुनः दिखाई देने लगते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे रसोई घर एक समस्त पद है, इसमें रसोई पूर्व पद है और घर क्या है, उत्तर पद है। इसका विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, और उदाहरण शिव पार्वती, शिव और पार्वती। यथाविधि विधि के अनुसार। ठीक है, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ। तिरंगा तीन रंगों का समाहार। अब हम आगे बढ़ते हुए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि संधि और समास में अंतर क्या होता है। ठीक है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, अर्थात दो वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे शंकरधन आचार्य, इसमें पूर्व पद में रा में छोटा आ मिला हुआ है और उत्तर पद में बड़ा आ है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ हो गया, बड़ा आ ही हो गया और शब्द क्या बना, शंकराचार्य। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि संधि में वर्णों का मेल होता है। इतना हमने समझ लिया। अब हम आते हैं समास पर। समास में दो या दो से अधिक शब्दों के बीच आए शब्दों का संक्षिप्तीकरण या लोप होता है। ठीक है, इसमें दो शब्दों का मेल होता है, दो या दो से अधिक शब्द जो भी होते हैं उनका संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है या उनका लोप हो जाता है। जैसे हम समझते हैं पुस्तक के लिए आलय है ना, तो एक शब्द, अब इतना बड़ा हम शब्द बोलेंगे तो क्या हमें अटपटा भी लगेगा, और सिर्फ पुस्तकालय बोल देंगे तो सामने सुनने वाले को भी समझ में आ जाए कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब समास के हम भेद समझ लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद माने गए मुख्यतः: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब लेकिन यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें समस्त पद के दो खंडों के बीच से परसर्ग कारक अर्थात कारक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे कारक चिन्ह हमने पढ़े हैं ना, कारक सभी को याद होंगे। चलिए मैं रिवाइज भी करवा देती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर ऊपर संबंध, काकी के रारी रे। ठीक है, संबोधन हे अरे, ये सारे क्या थे, कारक के चिन्ह थे, सारे कारक और चिन्ह उनके। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में 6 कारक आते हैं। ठीक है, फर्स्ट कर्ता वाला हट जाता है, दूसरे कर्म तत्पुरुष से हम शुरू करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला तत्पुरुष के अंतर्गत क्या आएगा, कर्म तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, गायब हो जाता है को, वहाँ पर कर्म कारक तत्पुरुष होता है, ठीक है। कर्म तत्पुरुष, कारक नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको कैसे समझते हैं कि समस्त पद, जब कोई भी समस्त पद मैंने कहा एक सिंगल पद, ठीक है। वन गमन, अब इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन को गमन, ग्रामगत, ग्राम को गत, ठीक है, गांव को गया, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। आगे बढ़ते हुए इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ठीक है। जहाँ पर को का लोप हो जाए वहाँ पर क्या होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। अब हम सेकंड तत्पुरुष समास देखते हैं, करण तत्पुरुष, ठीक है। इसमें कारक, करण कारक की विभक्ति से होती है ना, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। से का मतलब यहाँ पर मार्फत, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे, समस्त पद हमारा भूखमरा है। अब विग्रह जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूख से मरा हुआ, मन मानी, मन से मानी, व्याकुल, भय से आकुल, ठीक है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, और रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है। अब इसका थर्ड तत्पुरुष समास का समझते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। ये सब क्या है, करण है, संप्रदान है, ये कारक चिन्ह है ना, कारक है ये, और इन्हीं के आगे हम तत्पुरुष लगा देंगे तो सारे कारकों का तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए होती है, उसका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे गुरु दक्षिणा, विग्रह क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, अब विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ठीक है। यहाँ हम समझते हैं हवन के, हवन सामग्री बोलने से हमारे मन में एकदम से विचार आता है, अरे जो हवन में जो सामग्री पड़ती है उसको हम हवन सामग्री कहते हैं, ठीक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब हम इसके आगे चौथा समझते हैं समास, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। जहाँ समस्त पद के पहले खंड से अपादान कारक की विभक्ति से अलग होना, कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, ठीक है। यहाँ से का मतलब है, करण कारक में अपने समझा था, करण तत्पुरुष में समझा था, से मतलब होता है किसी के द्वारा जब काम किया, भूख से मरा हुआ है ना, और यहाँ पर से अलग के लिए है, अलग के अर्थ में है। ये यहाँ पर दोनों में ही कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत दिमाग से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो से अलग मतलब कोई चीज़ किसी से भी दूर हो रही है, अलग हो रही है, तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। देश निकाला, देश से निकाला, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, और अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त, ठीक है। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि अपादान तत्पुरुष क्या होता है। पांचवा समझते हैं संबंध तत्पुरुष, जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का, को, के आदि शब्दों का, आदि वर्णों का लोप हो जाता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे, जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र हो जाएगा विग्रह, ठीक है। चरण कमल, चरण के समान कमल, भूदान, भू का दान, ठीक है। सेनापति, सेना का पति। तो जब हम समस्त पद उसका बनाएंगे तो ये का, की, के जो होते हैं वो सारे वर्ड आपके लुप्त हो जाएंगे। आगे तत्पुरुष समास का सबसे लास्ट कारक वो समझते हैं भेद, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति मैं पर ऊपर होती है, ठीक है। मैं पर ऊपर इसका चिन्ह होता है, ये सबका इनका इसमें लोप हो जाता है। अब हम समस्त पद समझते हैं कि घोड़सवार, घोड़े पर सवार, ये पर क्या है, कारक चिन्ह है, किसका, अधिकरण कारक का, ठीक है। सिर में दर्द, सिर में क्या है, ये भी, ठीक है। ये इन शब्दों का आपका लोप हो जाएगा, जो मैं है, पर है, ठीक है। इस प्रकार लोकप्रिय, लोक में प्रिय, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। इतना हमने समझ लिया अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास के 6 भेद हमने अब तक समझ लिए हैं। अब आता है आपका मुख्य समास, कर्मधारय समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बाद का जो पद होता है वो प्रधान होता है। इस समास में जहाँ पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है। तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। अब हम जैसे विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे समस्त पद आपका नीलकंठ है, विशेषण क्या है, इसमें नीला है जो कंठ, और विशेष्य क्या हो जाएगा, कंठ। किसकी विशेषता बताई जा रही है, कंठ की विशेषता बताई जा रही है, तो कंठ क्या हो गया, विशेष्य हो गया, विशेषण क्या, नीला,
ठीक है। ऐसे ही पीतांबर, पीत है जो अंबर विशेषण हो जाएगा, और अंबर देखिए यहाँ पर हमें सभी चीज़ों की डेफिनेशन याद होना बहुत ज़रूरी है। विशेषण क्या होता है? जो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण वो विशेष से क्या होता है? विशेष से विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और अन्य उदाहरण हम समझ लेंगे कि अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, जो शब्द जहाँ पर विग्रह करने पर आ जाएगा वो आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प। जैसे महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अकाल मृत्यु, असमय है जो मृत्यु। जहाँ पर है जो शब्द आ जाएगा बीच में विग्रह करते समय, वो आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। इसमें उपमेय और उपमान का भी भेद पूछा जाता है। जैसे समस्त पद आपका होगा घनश्याम, तो उपमान क्या हो जाएगा? घन के समान। उपमेय क्या होगा? श्याम, ठीक है। चरण कमल, उपमान होगा कमल के समान, उपमेय हो जाएगा चरण, ठीक है। अब हम थर्ड मेन पॉइंट पर आते हैं। थर्ड समास द्विगु समास। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें कोई भी जो पहला पद है वो संख्या से संबंधित होता है। अर्थ की दृष्टि से ये समास समूहवाची भी होता है। जैसे पंचवटी, यहाँ पंच क्या है? 5 को इंगित कर रहा है, ठीक है। पंचवटी, 5 बटों का स्थान। तिराहा है, चतुर्भुज है, नवरात्रि है ना, त्रिफला है, पंचतंत्र है। जहाँ पर भी पहला शब्द क्या है? किसी संख्या का ज्ञान हमें करवा रहा है, वहाँ पर द्विगु समास होगा। पंजाब, 5 आवों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। अब आगे हम मेन फोर्थ समास पर की तरफ चलते हैं, बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद गौड़ अप्रधान होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, तथा दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद अर्थात अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तब वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। पीतांबर, जैसे समस्त पद क्या है? पीतांबर है। विग्रह क्या है इसका होगा? पीला है अंबर जिसका, अर्थात वस्त्र जिसके पीले हैं वो कौन? श्री कृष्ण, ठीक है। घनश्याम, घनश्याम शब्द का विग्रह हम करेंगे, वह है जो घन के समान श्याम है, अर्थात श्री कृष्ण। गजानन सभी जानते हैं, गज के समान जिसका मुख है आनंद, है ना, अर्थात गणेश जी। अर्थात ये तीसरे पद की तरफ संकेत करता है, इसका कुछ और ही अर्थ होता है, वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। दशानन, 10 आनंद मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, है ना। मेघनाद, मेघ के समान है जो नाद, अर्थात सूर जिसका, अर्थात वो रावण पुत्र कहलाता है। अब हम 5वें समास की तरफ चलते हैं, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते, कोई किसी से कम नहीं होता है, तथा विग्रह करने पर और अथवा, तथा, या, एवं इस तरीके के वर्ड लग जाते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे अन्न जल, विग्रह क्या होगा? अन्न और जल। आज कल, आज और कल। इस प्रकार सारे शब्दों में आपका क्या लग जाएगा? और लग जाएगा, या लग जाएगा, अथवा लग जाएगा। जैसे सुख दुख, सुख या दुख, है ना। राजा या प्रजा, राजा और प्रजा। नदी नाले, गुण दोष, राजा रंक, है ना। इस प्रकार इन सारे शब्दों में क्या लग जाएगा? और लग जाएगा, या लग जाएगा, अथवा लग जाएगा, जहाँ जैसे शब्द की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। अब हम लास्ट समास आपका पढ़ लेते हैं, अव्ययी भाव समास। ये हमारा लास्ट समास है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय मतलब जो परिवर्तित ना हो, ठीक है, अव्यय हमने पढ़ाया है आपको, या समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता हो, ठीक है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद का रूप किसी भी लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलता नहीं है, उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, समस्त पद है प्रतिदिन, तो विग्रह क्या होगा? दिन दिन मतलब प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। निडर, डर के बिना। नी क्या है? नी शब्द है अव्यय, ठीक है। आजन्म, आ क्या है? आ भी अव्यय है। आजन्म, जन्म से लेकर। यथाविधि, विधि के अनुसार। बखूबी, खूबी के अनुसार। तो इस प्रकार हमने आज समास का टॉपिक अपना समझ लिया है, ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।